हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ एंड जो भी यूपीपीसीएस का जो भी एग्जामिनेशन की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि डेली पेपर एनालिसिस है जो जरूर है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर है जो लोगों के बीच शेयर करें, ताकि हमारे चैनल का भी है जो आपके माध्यम से है जो प्रोत्साहन मिलते रहे। तो निश्चित रूप से दोस्तों आज हम बात करेंगे और जो इम्पोर्टेंस है उसको है जो हम है जो हाईलाइट करेंगे, और कल का कुछ प्रश्न है उस प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि आप जब उन्होंने देखा तो आपको क्या लगा। तो दोस्तों एक प्रश्न है कि भारत में कौन सा ऐसा पहला राज्य है जो ड्रोन के माध्यम से पत्राचार की व्यवस्था की है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, भारत का कौन सा राज्य है जो ड्रोन के माध्यम से पत्राचार किया है, ड्रोन के माध्यम से पत्राचार किया है, माध्यम से पत्राचार किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फर्स्ट किया है ये है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। गुजरात है दोस्तों जो ड्रोन के माध्यम से 46 किलोमीटर जो पत्राचार है मात्र हाफ घंटे में जो पूरा किया है। तो ये जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से आपके लिए जो पूछ सकता है। फिर है दोस्तों कल हमने बहुत सारी चर्चा किया था, मैंने ड्रोन पॉलिसी के बारे में चर्चा किया था, भारत ड्रोन महोत्सव के बारे में चर्चा किया था एंड दो तीन टॉपिक्स थे और जो बहुत महत्वपूर्ण थे। भारतीय इकोनॉमी किस प्रकार से आईएमएफ ने है जो और बहुत सारी जो एजेंसियां हैं उन्होंने बोला कि भारत सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है जो आने वाला समय में बनेगा। तो दोस्तों उस पर जरूर हमने चर्चा किया था, कुछ छोटी छोटी जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से था उसको भी चर्चा किया था। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जातिगत जनगणना। जो दोस्तों है जो कल है जो सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और एक पीटी और मेंस के लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का मेरा जो फर्स्ट है दोस्तों जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जातिगत जनगणना अभी वर्तमान समय में बिहार में बहुत ही है जो इसकी जो डिमांड रही और है जो इसके लिए है जो मुख्यमंत्री को जो सर्वदलीय बैठक है जो कल बुलाना पड़ा, और है उसमें तय हुआ कि हम है जो सरकार अपने पैसे से जो राज्य सरकार जो है अपने पैसे पे है जो जातिगत जनगणना कराएगी, अपने पैसे पे है जो जातिगत जनगणना कराएगी अपने पैसे पे। तो निश्चित रूप से दोस्तों की एक गरीब राज्य, आप जानते हैं कि बिहार, आप जो भी जब आंसर लिख रहे होंगे तो आप है जो जरूर इस सबकी चर्चा जरूर करें। इंडेक्स की चर्चा आपको जरूर करना है दोस्तों, चाहे आप है जो एमओपीआई इंडेक्स की चर्चा हो, चाहे नीति आयोग की गरीबी सूचकांक की चर्चा हो, या है जो स्टेट अंतरराष्ट्रीय लेवल की कोई भी इंडेक्सेस है उसकी चर्चा है जो जरूर करें। तब है जो आपकी है जो समग्र रूप से है जो आंसर है जो अच्छी मानी जाती है। तो इसमें जो दोस्तों कहा गया है कि बिहार है जो गरीब राज्य है और इससे है जो अतिरिक्त जो बजट होगा वो कहीं ना कहीं है जो कल्याणकारी पैसा होगा उस पैसे को काटकर है इसमें जो लगाया जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए कुछ इतिहास के पन्नों को हम पलट कर देखते हैं कि इतिहास में इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं थी, क्या क्या है जो कब कब इसकी बात है जो आई है, कुछ हम उसके चर्चा करें। और थोड़ी सी है जो वीडियो लंबा होगा दोस्तों, और है जो आप समग्र रूप से देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, लाइक जरूर एक कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस पे हम कुछ है जो अपनी है जो बात रखेंगे और इसकी है जो हिस्ट्री में जाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जातिगत जनगणना की जो बात, सबसे पहले जो 1931 में है जो जातिगत जनगणना हुई थी, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है दोस्तों। जातिगत जनगणना सबसे पहले जो हुई थी दोस्तों 1931 में हुई थी। कुछ कालखंड है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें है जो 3747 जातियां हैं जो उसमें है जो पाई गई थी भारत में। कितना 3747 जातियां है जो पाई गई थी उस समय। और उसके बाद जब है जो 1931 के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो एक है जो जनगणना आयुक्त थे जीएम इट्स, कौन थे? इट्स साहब, क्या नाम था? जीएम इट्स उनका नाम था। उन्होंने बोला कि ये एक सकारात्मक पहल है और है जो आने वाला समय में अगर इसकी जो मात्रात्मक डेटा है अगर वो सही रूप से अगर मिल जाए तो कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार सफल होगी। तो 1940 में जो दोस्तों उन्होंने जो ये वक्तव्य दिया था
कि एक अच्छी पहल है, एक सकारात्मक पहल है, जिसके माध्यम से लोगों तक है जो सरकार की विभिन्न योजनाओं को विभिन्न जातियों के अंदर, जिससे है जो मानव विकास, उसकी रहन सहन, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो है जो दोस्तों वहां तक है जो पहुंचाया जा सकता है। तो जीए किट्स थे उस समय के जनगणना आयुक्त 1940 में, उन्होंने है इस तरह के जो वक्तव्य दिया था। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ तो 1951 में इस मुद्दे को है जो खत्म कर दिया कि जातिगत जनगणना जो है बुनियादी ढांचे, अखंडता और समानता के खिलाफ है। इसलिए 1951 में है जो जातिगत जनगणना का जो कॉलम था दोस्तों, उसको है जो हटा दिया गया। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि झारखंड में सरना धर्म को लेकर है जो दोस्तों है जो बहुत ही चर्चा में था झारखंड में, और बोला था कि 1951 में इस धर्म के बारे में भी है जो उसकी कॉलम दिया गया था, और है जो उसके बाद है जिसको हटा दिया गया। तो है जो वहां की झारखंड की सरकार ने भी है जो अपने विधानसभा में पास किया है कि हम है जो इसका है जो जनगणना है जो कराएंगे। तो बहुत सारी चीजें जो आपको है जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, समग्र चीज है जो आपको मिलेगा। फिर आगे दोस्तों 2011 में दोस्तों है जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है जो दोस्तों है जो 2011 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी, कब थी यूपीए गवर्नमेंट जब थी, तो सोशल इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस था दोस्तों वो 2011 में हुआ था। लेकिन उस समय जो है इस डेटा को है जो प्रकाशित नहीं किया गया, और कहा कि उसमें त्रुटियां होने के कारण है जो हम है जो इस डेटा को है जो प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और वर्तमान समय में है जो जातिगत जनगणना की जो बात होती है वो है जो अभी है जो वर्तमान में है जो देखने को मिल सकता है। कुछ और बताया दोस्तों कि कर्नाटक पहला राज्य है, कर्नाटक पहला राज्य है दोस्तों जो है जो जातिगत जनगणना कराया है, जातिगत जनगणना कराया है। कर्नाटक पहला राज्य है, और उसके बाद बिहार अगर करवाता है तो बिहार कौन सा राज्य हो जाएगा, सेकंड राज्य हो जाएगा बिहार। तो हर चीज की बारीकियां को है जो समझने के लिए है जो दोस्तों ये चैनल आपके पास है, और आप जरूर है लाइक जरूर करें, वही मेरा मानना होता है। तो हमने कुछ इतिहास के पन्नों में जाकर है जो हमने इस चीज को बताने का प्रयास किया, और है जो आपके लिए कभी कभी कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। मेंस में जातिगत जनगणना से क्वेश्चन आने जा रहा है, आप इसको कैसे लिखेगा उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो दोस्तों ये है जो कुछ इसके बारे में था। 1931, 1940, 1951, 2011 और 3747 जातियां हैं। कर्नाटक पहला राज्य है जो है जो जातिगत जनगणना है जो कराया है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इसमें क्या समस्याएं क्या आ रही है, सरकार का क्या कहना है। केंद्र सरकार अभी जानते हैं दोस्तों कि 2021 की जनगणना होने वाली है, 2021 की है जो जनगणना है जो होने वाली है, आप जानते हैं। और 2021 की जो जनगणना है उसमें है जो सभी राज्यों के द्वारा, मैंने बहुत सारे राज्य के द्वारा कहा गया कि उसमें एक कॉलम को है जो ऐड कर दिया जाए जो जाति आधारित है, और इससे है जो आपकी है जो दोनों काम हो जाएगी। तो निश्चित रूप से हम यहाँ सपोर्ट करते हैं कि है जो जब जनगणना हो रही है और जातिगत जनगणना की डिमांड पहले भी है जो हो चुकी है, तो निश्चित रूप से है जो इसकी है जो जरूरत है। और जरूरत इसलिए है कि हमारा देश 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है, 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है, और लोकतंत्र में कहा जाता है कि आखिरी व्यक्ति को भी है जो सरकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए, योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से है जो इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आखिरी व्यक्ति तक, जहां गांधीवादी जो इस चीज को अगर हम बोले तो यह जो थॉट जो है गांधीवादी थॉट है, तो हम इस गांधीवादी थॉट को रचनात्मक रूप से लागू करने में हम हिचक क्यों रहे हैं। हमें तो निश्चित रूप से है जो आगे आकर है जो हमें है जो लड़ना चाहिए और इस चीज को करना चाहिए। आप जानते हैं दोस्तों कि लोकतंत्र की वर्तमान रैंकिंग जो अभी आई है, जो आप जानते हैं उसमें है जो 46 जो रैंक है जो भारत का है, और जो दोषपूर्ण लोकतंत्र में है जो इसकी गिनती होती है, और 5.97% जो इसको अंक है जो मिला है 5.97। तो इस दोषपूर्ण लोकतंत्र को अगर हम इस तरह की अगर समस्या जो आ रही है, इससे अगर हम जातिगत जनगणना करवा लें, हम जो अंतिम जाति तक पहुंच जाए,
जिस जाति को लाभ नहीं मिला है वहां तक पहुंच जाए तो क्या है जो इसमें बुराइयां हैं। मुझे तो ऐसी कोई बुराइयां नजर अब नहीं आ रही है जो है जो जातिगत जनगणना कराने में जो सरकार को हानि पड़ती है। दिक्कत कहाँ आती है दोस्तों, इसके पीछे इसके इतिहास के पन्नों में भी जाने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि क्या है जो इसके पीछे मजबूरियां हैं, वो भी है जो आपके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष में देखने को मिल सकता है। आप याद करिए दोस्तों कि 1990 का वो साल जहां पर 27% आरक्षण है जो बीपी सिंह की सरकार के द्वारा है जो बीपी सिंह की सरकार के द्वारा है जो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। उस समय देश में बहुत ही ज्यादा है जो अराजकता टाइप की जो स्थिति हो गई थी। आप दिल्ली विश्वविद्यालय एंड जेएनयू जैसे बहुत सारे जगहों पर देश के विभिन्न कोनों में है जो इसका है जो विरोध हुआ था दोस्तों। आप जानते हैं इंदिरा गांधी साहनीवाद, इंदिरा साहनीवाद आप जानते हैं, बहुत बड़ा बात है दोस्तों। इंदिरा साहनीवाद 1993 ये है जो मार्कोवल जजमेंट है दोस्तों इंदिरा गांधी बाद कि 50% से ऊपर है जो रिजर्वेशन है जो नहीं दिया जाएगा। हम कुछ रिजर्वेशन की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम है जो इससे जब मेंस में लिखिएगा तो इस सब चीज को है जो आपको वहां लिखना होगा। यहां से भारतीय राजनीति की रूपरेखा और उसकी जो स्थिति है कहीं ना कहीं है जो जातिगत आधार पर जो बदलती है। और बिहार जैसे राज्य में आप जानते हैं कि ओबीसी एक ऐसी जातियां हैं जिसके माध्यम से जो सरकार वहां बनती है। तो निश्चित रूप से जो बीपी सरकार के बाद जातिगत जनगणना का जोर है जो अब धीरे धीरे पकड़ लिया, क्योंकि राजनीतिक लाभ के कारण लोगों की इंटरेस्ट है जो इसमें जो बढ़ती गई। और आज है जो कारण है कि दोस्तों जातिगत जनगणना के लेकर राजनीतिक दल भी है जो इसमें जो संयोजन कर रहे हैं, अपनी प्रतिबद्धता और प्रतिस्पर्धा दिखा रहे हैं कि कौन जीता और कौन हारने की स्थिति में ऐसा भी स्थिति है जो देखने के लिए मिल रहा है। तो राजनीतिकरण की स्थिति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को लोकतंत्र के आखिरी पैदान तक अगर इस माध्यम से अगर लाभ पहुंचता है, सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है, तो हमारा क्या है कि है जो सतत विकास का जो प्रक्रिया है और है जो निश्चित रूप से जो मानव विकास की जो प्रक्रिया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात है, तो निश्चित रूप से है जो बढ़ने में कहीं ना कहीं जो मदद करेगा। तो हमने कुछ इसके बैक एंड पॉइंट को भी है जो हमने बताने का प्रयास किया। और संविधान के अनुच्छेद में अगर हम बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 28 मैंने धर्म के आधारित पर अगर बोला जाए तो हर धर्म में भी है जो जातियां हैं तो है जो यहाँ पर तो सब है जो सुटेबल करता है कि आप है जो समानता की बात करता है, लिंग धर्म के आधार पर है जो यहाँ पर असमानता की बात करता है, यहाँ लोक नियोजन की बात करता है, 25 से 28 में धार्मिक स्थिति, तो यहाँ पर भी है जो दोस्तों है जो कहीं ना कहीं है जो इसको सुटेबल है जो मानता है। तो संवैधानिक तरीके से भी है जो ये है जो होना चाहिए। हमें है जो इसके सकारात्मक पक्ष में लिखने की जरूरत है, क्योंकि यह जो जन सरोकार की मुद्दा से जुड़ा हुआ है, लोगों की मानव विकास से जुड़ा हुआ है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से ऊंचा करने की बात की गई है, बुनियादी सुविधा प्राप्त करने की बात की गई है, तो निश्चित रूप से जो इसको होना चाहिए। दोस्तों इसके पक्ष और विपक्ष की अगर हम बात करें दोस्तों तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहली चीज है कि पहले विपक्ष की क्या है कि हमेशा जो है पहले देखते हैं कि जब विपक्ष की बात करें तो उसमें कुछ सकारात्मक चीज निकल के आएगी। विपक्ष का जो कहना है कि यह जो अनुपयोगी डेटा है, अगर विपक्ष के तर्क में अगर हम बात करें दोस्तों तो कहता है कि अनुपयोगी डेटा है। क्या है? अनुपयोगी डेटा है। दोस्तों जब तक हम किसी भी चीज को लागू नहीं करेंगे, हम जब तक इसके ऊपर फिजिबिलिटी स्टडी नहीं करेंगे, हम है अनुपयोगी डेटा है वो कैसे कर सकते हैं। किसी भी चीज को जब तक हम लागू नहीं करेंगे, किसी भी चीज को हम अनुपयोगी डेटा कैसे कर सकते हैं। और कहता है अनुपयोगी डेटा का मीन्स कहता है कि भारत में बहुत से लोग अपनी जात को छिपाते हैं, अपनी जो जाति को छिपाते हैं, जाति को छिपाते हैं। दोस्तों एकदम गलत बात है। 21वीं सदी में भारत समृद्ध और पारदर्शी लोकतंत्र के रूप में उभरा है और किसी की जाति उसकी पहचान नहीं होती है, उसकी कर्म और उसकी मेहनत और उसकी संघर्ष, उसकी समृद्धि
कहीं ना कहीं उसकी पहचान बनती है। तो यहाँ पर है जो किसी की जाति को छिपाना, ये है जो 21वीं सदी में है जो नकारात्मक रूप से इसको देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? नकारात्मकता रूप से है जो इसको देखा जाएगा। ये है जो अनुपयोगी डेटा की बात को कहीं ना कहीं है जो खंडित करता है और कहता है कि विपक्ष का जो तर्क है वो है जो वर्तमान राजनीतिक इंटरेस्ट में पड़ा हुआ है, ना कि है जो ये है जो जातिगत जनगणना के बारे में जो सोचने की बात है करता है। दूसरी बात कर रहे थे दोस्तों प्रशासनिक जटिलता। दूसरा कहता है कि प्रशासनिक जटिलता होगी इसमें। प्रशासनिक जटिलता के बारे में कहता है कि अगर विपक्ष के तर्क में बोले जाए तो प्रशासनिक जटिलता होगी। प्रशासनिक जटिलता का कोई अर्थ ही नहीं है। जिस प्रकार से हम जनगणना करते हैं और उसी प्रकार से अगर एक कॉलम और ऐड कर दिया जाए और वहां पर पूछ दिया जाए कि आप किस कास्ट से हैं, आप टिक कर दीजिए, तो है जो निश्चित रूप से है जो उसमें है जो समस्या नहीं होगी। और एक चीज जान लेते हैं दोस्तों कि जो प्रशासनिक जटिलता का है ये है जो सोची समझी साजिश के रूप में है जो देखा जाता है कि ताकि है जो यहाँ से दिग्भ्रमित हो, हम किसी भी वर्ग किसी भी जाति से हो, हर जाति में है जो दोस्तों अमीर गरीब की खाई है और अमीर गरीब की अगर खाई नहीं होती तो भारत आज है जो इस स्थिति में नहीं रहता कि अंतिम पैदान के व्यक्ति तक है जो सरकार की 13,000 योजनाओं का लाभ है जो नहीं मिल सके। तो इसलिए है जो दोस्तों प्रशासनिक जटिलता भी एक है जो कहीं ना कहीं है जो यही है जो नकारात्मकता है सीखता है। बुनियादी अखंडता से समझौता क्या कहता है दोस्तों? बुनियादी अखंडता से समझौता। दोस्तों हमारा संविधान राइट्स देता है, संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 40, 15, 16 में समानता की बात करता है। तो किसी प्रकार से हमें जो बुनियादी अखंडता की बात है जो कहीं ना कहीं है जो ये भी है जो कहीं ना कहीं है जो गलत साबित होता है। हमारा राइट्स है, अगर हम जातियों में अगर हम सबसे नीचे कास्ट में हैं और हमें है जो शिक्षा नहीं मिल पाई तो वहां पर बुनियादी अखंडता से क्या मतलब है? सरकार जो शिक्षा का जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है दोस्तों, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2010 में लागू किया गया, उसमें कहा गया कि सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो हमें राइट टू एजुकेशन से हमें जब शिक्षा नहीं मिल पाई तो बुनियादी अखंडता से समझौता की क्या बात हो सकती है? तो ये सोचनीय वाली बात है। हमें है जो इस चीज पे भी सोचने के लिए होना चाहिए कि हमें अपने अधिकार को जानना होगा और जब तक हमारी सरकार सशक्त रूप से हमारी मदद नहीं करेगी तो हम अपनी स्थिति को है जो सुधार नहीं सकेंगे। तो बुनियादी अखंडता से समझौता भी है जो नकारात्मक चीज है और विपक्ष का जो कहना है वो है जो गलत है। जाति को छुपाते हैं, अनुपयोगी देता है, प्रशासनिक जटिलता है, ये सब है दोस्तों है जो यहाँ पर है जो ये है जो सब नकारात्मकता है। आप मेंस में लिखिएगा तो ये सब पॉइंट्स को जरूर है जो दीजिएगा। कुछ डेटा है जो देने का है जो प्रयास कीजिएगा, कुछ केस स्टडी को भी देने का प्रयास कीजिएगा ताकि है जो आपके आंसर है जो बहुत अच्छा है जो उसमें है जो दिखाई दे। कुछ पक्ष के अगर बात करें तो कल्याणकारी योजना का है जो पहुंच है जो वहां तक हो जाएगा। कल्याणकारी योजना तक पहुंच हम इसकी चर्चा कर दी है दोस्तों। फिर अगर आगे बढ़े दोस्तों तो आरक्षण के लाभ का तरीका है जो सही होगा। आखिर 10% आरक्षण जो मिला दोस्तों तो जो एक अच्छी चीज, अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को अगर मिला 103 संविधान में तो एक अच्छी बात है ना कि भाई हमें पता चला कि भाई 10% आरक्षण की उनको जरूरत है। हम जातिगत जनगणना अगर करवा लेते तो इस 10% हमें पहले भी मिल जाता ना। तो आज तो हम समृद्ध हो रहे हैं, हम तो 30 साल पीछे हो गए। 1990 में इसको मिल जाना चाहिए था। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हम इसमें भी है जो 20 साल पीछे चले गए। तो अब हम और पीछे जाकर हम अपने देश की स्थिति को कहीं ना कहीं तो खराब तो नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों है जो सकारात्मक पक्ष है इसको जो लिखने का प्रयास कीजिएगा। मानव विकास में सहायक, मानव विकास में सहायक
अगर चौथा बात करें कि ए जो है ये डेटा है जो आने वाले पूर्ववर्ती अग्रगामी, उसको अग्रगामी बोलते हैं। अग्रगामी जो डेटा का है जो उसका अध्ययन है जो सही रूप से होगा, अध्ययन सही रूप से होगा। अग्रगामी जो डेटा होगा उसका है जो डेटा सही रूप से है जो मिलेगा, तो हम उसका है जो योजनाओं का विकास है जो सही रूप से कर सकते हैं। चौथा अगर पांचवा अगर बात किया जाए दोस्तों, तो संवैधानिक प्रावधानों का सही तरीके से प्रयोग करना। संवैधानिक प्रावधानों को सही तरीके से प्रयोग करना ये है जो दोस्तों है जो बहुत बड़ी चीज है। तो दोस्तों निश्चित रूप से अगर जातिगत जनगणना होती है तो यहाँ पर सरकार के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं होंगी बहुत ही सकारात्मक होगी। जब सकारात्मक होगी तो मानव विकास का जो स्थिति है वो अच्छा होगा। जब मानव विकास होगा तो है जो जरूर है जो दोस्तों है जो निवेश, जब बचत होगा, जब मानव विकास बढ़ेगा तो उसका पैसा कमाएगा तो बचत होगा, जब बचत होगा तो निवेश बढ़ेगा, और निवेश बढ़ेगा दोस्तों तो अर्थव्यवस्था पे है जो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हर चीज को है जो दोस्तों जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि है जो आप जो अच्छी है जो मेंस में लिख सकते हैं और पीटी के लेकर भी है जो लिख सकते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न थे उसको है जो हमने बताने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो जरूर है लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो सेकंड टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दस्तक 2.0। दोस्तों जो कोरोना से रिलेटेड था, आज है सरकार ने एक लॉन्च किया है कोरोना में दस्तक 2.0। दस्तक 1.0 पहले ही है जो चालू हो गया था दोस्तों, सभी को है जो घर जा जाकर है जो टीकाकरण देना। और दस्तक 2.0 में जो बात की गई है दोस्तों, इसमें है जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, इसमें कौन कौन से लोग हैं इनको है जो शामिल किया जाएगा। तो इसमें है जो बताया गया है कि स्कूल कॉलेज, इसमें स्कूल कॉलेज, जेल, ईंट भट्ठा एंड जो भी संगठित और असंगठित क्षेत्र के जो भी कर्मचारी हैं, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र दोनों को है जो इसमें है जो दोस्तों दस्तक 2.0 में है जो इसमें है जो लॉन्च किया गया और घर तक जाकर है जो इसको है जो कोरोना टीकाकरण की जो बैठाने का है जो लक्ष्य रखा है कि जल्दी से जो इसको जो पूरा कर लिया जाए। हमने कोरोना पे बहुत बड़ा वीडियो बनाया है, कब कब स्टार्ट हुआ, प्रिकॉशन लॉन्च कब हुआ, 60+ 45+, मैंने हर चीज को बाइक कर भी किया है। मैंने आप पीछे के वीडियो में जाकर देखिए तो जो निश्चित रूप से आप देखिएगा। तो यहाँ पर चर्चा करेंगे नहीं, यहाँ हम दस्तक 2.0 की चर्चा कर दिए और हो सकता है कि आपसे जो पूछ सकता है दस्तक 2.0 तो उसकी है जो चर्चा यहाँ पर कर दिया और कहाँ कहाँ जो इसका यूज करेंगे। आगे अगर बात करें दोस्तों कि आज के लिए और क्या होना चाहिए, तो दोस्तों जो 3 दशक की सेवा के बाद नौसेना के रिटायर 2 युद्धपोत है जो रिटायर हो रहा है दोस्तों, ये है जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है। 2 युद्धपोत है जो रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है 30 वर्ष बाद। कितना? 30 वर्ष बाद, 3 दशक बाद रिटायर हो रहा है। और उसका नाम है जो कौन कौन सा है दोस्तों, तो निशंक और अक्षय। क्या है? निशंक और अक्षय, दोनों भाई टाइप का, याद रख लीजिएगा, याद हो जाएगा। निशंक और अक्षय है जो 2 युद्धपोत है दोस्तों, जो 30 साल बाद रिटायर हो रहा है, वो है जो आपको है जो पूछ सकता है। राजद्रोह कानून की विदाई की भली दोस्तों है जो इस पे हम चर्चा कल करेंगे, क्योंकि है जो इसमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो दोस्तों है जो देने की है जो बात की गई है। तो हम है जो इसका है जो लिखेंगे तो इस पे है जो हम विशेष चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही। एक है कि दोस्तों महिला खिलाड़ियों के साथ जो थोड़ा सा